स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय इतिहास के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह यह बतलाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का मुख्य धंधा कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो अवशेष मिले हैं उससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो ध्यान रखिएगा, कृषि किस सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा और कलकत्ता के मध्य में पहली टेलीग्राफ लाइन कब खींची गई थी। तो आगरा और कलकत्ता के मध्य में पहली टेलीग्राफ लाइन 1853 में खींची गई थी। अब 1853 में एक और प्रसिद्ध घटना है, किससे संबंधित, भारतीय रेल से संबंधित। अगर ये आपको याद है तो इसको कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा और यहाँ पर इस चीज़ को याद रखिएगा कि 1853 में पहली टेलीग्राफ लाइन खींची गई थी, किसके बीच में, कलकत्ता और आगरा के बीच में। आगे बढ़ते हैं। सारनाथ एक जगह है, ये कहाँ पर है, बनारस के नज़दीक है, जिसमें भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, पहला उपदेश दिया था। तो सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये एक कथन है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और इस पहले प्रवचन को यानी पहले उपदेश को हम लोग क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो पहले उपदेश को क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन। कहाँ पर दिया गया, सारनाथ में। किसके द्वारा, भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में एक प्रमुख राजवंश है जिसका नाम है पांड्य। तो पांड्य राजवंश की राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कौन हुआ करता था। तो पांड्य जो राजवंश था उसका राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र मदुरई हुआ करता था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। तो गुप्त साम्राज्य से संबंधित जो आपके राजा थे उनका क्या नाम है। तो सबसे जो प्रतापी राजा थे उनका नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। तो गुप्त साम्राज्य का पतन क्यों हुआ था, हूणों के आक्रमण के द्वारा। ये हूण कहाँ से संबंधित हैं, ये हूण आपके चाइना से संबंधित हैं। तो हूणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था और कब हुआ था, 5वीं शताब्दी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब में हिंदू शाही राजवंश की स्थापना किसने किया था। तो पंजाब में हिंदू शाही राजवंश की स्थापना कल्लर ने किया था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, कल्लर ने पंजाब में हिंदू शाही राजवंश की स्थापना किया था। चलिए अगले प्रश्न पर। गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक कौन है। तो गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले अनेक लोग हैं। इनमें जो अग्रणी प्रतिपादक हैं वो उनका नाम जो है, उनका नाम है विनोबा भावे। तो विनोबा भावे गांधीवादी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध, मगध आपका कहाँ है, वर्तमान में बिहार जो है वही आपका मगध हुआ करता था। इसमें मौर्यों के बाद किस राजवंश का उदय हुआ था। तो मौर्य के बाद कौन से राजवंश का उदय हुआ था, शुंग वंश का उदय हुआ था। तो मौर्य वंश के बाद कौन सा राजवंश आया था, शुंग राजवंश आया था। कहाँ पर, मगध में। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हजारों बार आपके पेपर में पूछा गया है कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में अपने उपदेश दिए थे। तो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों ने बिंबिसार के शासनकाल में अपने उपदेश दिए थे। इस चीज़ को आप रट लीजिएगा, हजारों बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत में पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था। तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य द्वारा किया गया था। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किया था। इस चीज़ को आप जानकारी में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वह लड़ाई जिसके द्वारा भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी थी वो कौन सी थी। तो खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, किसके बीच में, बाबर और राणा सागा के बीच में। इसी युद्ध से मुगल शासन की नींव भारत में पड़ी थी। इस चीज़ को आप जानकारी में रखिएगा। बाबर ने पश्चिम में कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया था। तो बाबर ने पश्चिम में पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। ये जो वर्तमान यहाँ पर पंजाब लिखा गया है ये भारत का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब दोनों संयुक्त रूप से बताया गया है कि पश्चिम में आपका पंजाब है, वहीं से होकर भारत में प्रवेश किया था। किसने किया था, बाबर ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत ज़्यादा फेमस हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो लॉर्ड ऑफ कॉर्नवालिस प्रसिद्ध हैं स्थायी बंदोबस्त के लिए। बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्थायी बंदोबस्त बंगाल में किसने लागू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। एक बहुत ही
आपका डिस्पैच है, एक नियम है, नियम को हम लोग कह सकते हैं, अधिनियम भी कह सकते हैं। कौन सा है? सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था। ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ये किससे संबंधित है? ये शैक्षिक सुधारों से संबंधित है। तो भारत में शैक्षिक सुधारों को लागू करने के लिए चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था। कब आया था? 1854 में। ये डेट 1854 और शैक्षणिक सुधारों से संबंधित है, चार्ल्स वुड का डिस्पैच। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? यानी कि समुद्री मार्ग के रास्ते से कौन सा यूरोपीय देश भारत में सबसे पहले आया था? तो कौन आया था? पुर्तगाल आया था। तो पुर्तगाल जो थे वो समुद्री मार्ग की खोज करके भारत में आने वाले पहले यूरोपीय थे। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है जिसका, एक मिनट, हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है जो है 4 जुलाई 1776। तो 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी दिन अमेरिकी कांग्रेस, जो अमेरिका में पार्टी है उसका नाम है अमेरिकी कांग्रेस, ने स्वतंत्रता की घोषणा किया था। इसको सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो अमेरिका को स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 में मिली थी। इसलिए 4 जुलाई 1776 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है विश्व इतिहास के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इस चीज़ को जानते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था वो जम्मू कश्मीर में स्थित था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके अंतर्गत आता है? जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत आता था। यहाँ पर एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन दिया गया है। एक नाम है, एक देश है आपका कांगो। ये कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। इसका पूरा नाम क्या है? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र ये आपका देश है। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में। इसका पुराना नाम क्या है? इसका जो पुराना नाम है वो है जायरे। तो जायरे का ही नाम कन्वर्ट कर कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ करवाया था? तो सिल्क मार्ग का मतलब होता है कि आपके चाइना और भारत से जो व्यापार होता था वो इसी रास्ते से होता था, और व्यापार अधिकांशतः रेशम का होता था, इसलिए इसको सिल्क मार्ग कहते हैं। ये लद्दाख से होकर जो आपका मार्ग जाता है चाइना के लिए, और इधर अरुणाचल प्रदेश से होकर जो आपका मार्ग जाता है चाइना के लिए, उसी को हम लोग सिल्क मार्ग कहते हैं। और भारतीयों के लिए किसने प्रारंभ करवाया था? कनिष्क ने प्रारंभ करवाया था। तो चाइना से होते हुए, भारत होते हुए ये आगे यूरोप तक व्यापार इसी सिल्क मार्ग के ही रास्ते से होता था। तो बस इतना जानते रहिए, सिल्क मार्ग का प्रारंभ किसने करवाया था? कनिष्क ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ से विभाजित होकर कुल कितने देश बने थे? तो 1951 की ये प्रमुख घटना है जिसमें सोवियत संघ एक बहुत बड़ा देश हुआ करता था, उससे विभाजित होकर 15 देश बने थे। और वर्तमान में सोवियत संघ को हम लोग रूस कहते हैं, और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे जो देश हैं ये पहले सोवियत संघ के ही भाग हुआ करते थे। ठीक है, चलिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी वह क्या कहलाती है? इसके कहने का मतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। ये किसने बनाया था? रेड क्लिफ ने ही बनाया था, इसलिए इस रेखा का नाम उन्हीं के नाम पर रेड क्लिफ रेखा रखा गया है। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो चीन ने भारत पर आक्रमण 1962 में किया था। इस चीज़ को भी जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने लागू किया था? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लॉर्ड मैकाले के कहने पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लागू किया गया था। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने के लिए किसने सुझाव दिया था? लॉर्ड मैकाले ने सुझाव दिया था। लागू किसने किया था? तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बेंटिक याद रखिएगा, अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने वाले गवर्नर जनरल थे। मध्यकालीन भारत में यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो मध्यकालीन विश्व के इतिहास में पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले इटली में प्रारंभ हुआ था। भारत में नहीं, सॉरी, इटली की बात हो रही यहाँ पर। तो विश्व इतिहास में पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? इटली में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत में विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ी का संचालन सबसे पहले कब किया गया? तो भारत में विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ी का संचालन सबसे पहले 1925 में किया गया था। 1925 में विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ी का संचालन किया गया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला जो भारतीय शासक था उसका नाम है राजा जयपाल। राजा जयपाल ने महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना किया था, इस चीज़ को भी जानते रहिएगा। चरक किसके दरबार में रहते थे? तो चरक महान चिकित्सक थे, वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन है? तो कनिष्क के जो दरबारी चिकित्सक हैं उनका नाम है चरक। ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है 1929 की। इस घटना में क्या हुआ था कि दो महान क्रांतिकारी बी के दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग केंद्रीय विधानसभा भी कहते हैं, 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। तो 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग केंद्रीय विधानसभा कहते हैं, दो महान क्रांतिकारी बी के दत्त और भगत सिंह ने बम फेंका था। और ये ऐसी घटना क्यों किया था? ऐसी घटना साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए भगत सिंह ने किया था और दोनों ने अपनी स्वतः ही गिरफ्तारी करवाई थी। तो साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए भगत सिंह बी के दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ये ऐसी जहाँ पर बम फेंका था जिसमें कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1929 की और 8 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? तो सती प्रथा के विरुद्ध अकबर ने कठोर कदम उठाए थे, इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? अकबर ने कदम उठाया था। सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो राजवंश है वो मौर्य राजवंश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर किया था? तो गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह दक्षिणी अफ्रीका में किया था। तो अगर ये पूछा जाए कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया, तो आप दक्षिण अफ्रीका बताएंगे। अगर यही पूछा जाए कि भारत में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था, तो बिहार के चंपारण में भारत में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर किया था? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना किया गया था और ये कहाँ पर किया था? ये वैशाली में किया गया था। तो भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में किया गया था, किसके द्वारा? भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।